सोचिए जरा, किसी को अचानक पता चले कि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जिंदगी भर की कमाई किसी ने धोखे से अपने नाम करवा ली है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी के भी पैरों तले से जमीन खिसका सकती है। लेकिन यहाँ घबराने से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी होना। इस पूरी बातचीत में हम इसी मुश्किल का हल समझेंगे और उस कानूनी रास्ते पर चलेंगे जो आपका हक वापस दिला सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी के साथ ऐसा धोखा हो जाए तो क्या किया जा सकता है? क्या कोई रास्ता है या सब कुछ हाथ से निकल गया? चलिए, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और कानून के हिसाब से समझते हैं कि हमारे पास क्या-क्या विकल्प हैं। इस पूरे मुद्दे को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, क्या रजिस्ट्री कैंसिल हो भी सकती है या नहीं? फिर इसके कौन से 2 रास्ते हैं? अगर कोर्ट जाना पड़े तो उसकी प्रक्रिया क्या है? एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में, केस के लिए तैयारी कैसे करें और टाइम लिमिट क्या है? तो चलिए, पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या धोखे से हुई रजिस्ट्री को रद्द किया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी रजिस्ट्री को कभी भी कैंसिल करा सकते हैं। इसके लिए कानून में कुछ ठोस वजह होनी चाहिए। तो ये वजहें क्या हैं? मान लीजिए किसी ने फर्जी साइन करके प्रॉपर्टी बेच दी, या फिर किसी को डरा धमकाकर जबरदस्ती रजिस्ट्री करवा ली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेचने वाले को धोखे में रखा गया, उसे कुछ और बताया गया और कागजों पर कुछ और लिखवा लिया। या फिर बेचने वाला उस वक्त मानसिक रूप से ठीक नहीं था। अगर पैसे का लेन देन सिर्फ कागजों पर दिखाया गया लेकिन असल में कोई पेमेंट हुई ही नहीं, तो ये भी एक मजबूत आधार है। ठीक है, तो अब जब ये साफ है कि रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, तो सवाल है कैसे। इसे करने के लिए हमारे पास मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा रास्ता कब अपनाना है। पहला रास्ता तो बड़ा सीधा सा है, आपसी सहमति। मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों मिलकर मान जाएं कि रजिस्ट्री रद्द करनी है। वो एक कैंसलेशन डीड बनवाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिसने धोखा दिया है वो अपनी गलती मानेगा क्या? लगभग कभी नहीं। और इसीलिए आता है दूसरा और असली रास्ता, सिविल कोर्ट का रास्ता। जब भी मामला धोखाधड़ी या जबरदस्ती का हो, तो सिर्फ और सिर्फ अदालत ही उस रजिस्ट्री को रद्द कर सकती है। तो अब आते हैं उस रास्ते पर जो सबसे ज्यादा काम आता है, यानी कोर्ट का रास्ता। ये प्रक्रिया देखने में लंबी लग सकती है, लेकिन अगर इसके स्टेप्स को सही से समझ लिया जाए तो ये उतनी मुश्किल नहीं है। तो ये होता कैसे है? सबसे पहला कदम है कि जिसने धोखा किया है उसे एक लीगल नोटिस भेजा जाए। अगर नोटिस से बात नहीं बनती, तब सिविल कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। फिर कोर्ट में सुनवाई होती है, जहां आपको धोखाधड़ी के सारे सबूत और गवाह पेश करने होते हैं। अगर आप केस जीत जाते हैं तो कोर्ट एक फैसला सुनाती है जिसे डिक्री कहते हैं। इसी डिक्री को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है, जो अपने रिकॉर्ड में उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर देता है। कोर्ट में जो केस फाइल होता है ना, उसका एक खास कानूनी नाम है, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड। ये केस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 31 के तहत दायर होता है। ये टेक्निकल जानकारी इसलिए जरूरी है ताकि वकील से बात करते समय सही प्रक्रिया का पता हो। अब हम बात करेंगे एक ऐसी गलतफहमी की जो बहुत बहुत आम है, और इस एक गलतफहमी की वजह से बहुत से लोग अपना कीमती वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर देते हैं। ये बात गांठ बांध लीजिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जिस रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री हुई है वहीं जाकर उसे कैंसिल भी करवाया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सब रजिस्ट्रार का काम सिर्फ दस्तावेजों को रजिस्टर करना है। वो ये तय नहीं कर सकता कि दस्तावेज सही है या गलत। ये फैसला करने का हक सिर्फ एक सिविल कोर्ट को है। और ये बात हवा में नहीं कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने थोटा गंगा लक्ष्मी और सत्यपाल आनंद जैसे कई बड़े केसों में ये साफ कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्रार का काम एडमिनिस्ट्रेटिव है, जुडिशियल नहीं। मतलब वो सिर्फ एक क्लर्क की तरह काम करता है, जज की तरह नहीं। वो रजिस्ट्री कर सकता है पर उसे रद्द करने का फैसला नहीं ले सकता। तो मतलब साफ है, बॉटम लाइन ये है कि सब रजिस्ट्रार के पास जाना एक बंद गली में जाने जैसा है। वहां से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अगर इंसाफ चाहिए तो लड़ाई अदालत में ही लड़नी पड़ेगी। चलिए, अब बात करते हैं तैयारी की। अगर कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है तो क्या क्या चाहिए होगा, और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसके लिए हमारे पास कितना टाइम होता है।
देखिए, एक मजबूत केस के लिए कुछ कागजात तो लगेंगे ही। सबसे पहले उस फर्जी सेल डीड की एक सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होगी। साथ में ये साबित करने के लिए दस्तावेज कि प्रॉपर्टी असल में आपकी है, अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड वगैरह। और अगर धोखाधड़ी को साबित करने के लिए कोई भी सबूत है, जैसे कोई मैसेज, कोई रिकॉर्डिंग या कोई गवाह, तो वो सब इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। अच्छा, केस फाइल कहाँ करना है? इसका भी सीधा सा जवाब है। केस उसी शहर या जिले की सिविल कोर्ट में फाइल होगा जहां पर वो प्रॉपर्टी मौजूद है। अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी सवाल पर, टाइम लिमिट। कानून में हर काम के लिए एक समय सीमा तय होती है। इस तरह के मामलों में केस फाइल करने के लिए आमतौर पर 3 साल का वक्त मिलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। ये 3 साल कब से गिने जाएंगे? रजिस्ट्री की तारीख से? नहीं। ये 3 साल उस दिन से शुरू होते हैं जिस दिन आपको इस धोखे के बारे में पता चलता है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि कई बार धोखे का पता चलने में सालों लग जाते हैं। तो अब मन में सवाल आएगा कि भाई, अगर किसी को पता ही 3 साल के बाद चला तो, या किसी और वजह से 3 साल निकल गए, तो क्या अब सारे रास्ते बंद हो गए? देखिए, रास्ते पूरी तरह बंद तो नहीं होते, लेकिन मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। आपको कोर्ट को देरी की एक बहुत मजबूत और जायज़ वजह बतानी होगी। अगर कोर्ट आपकी वजह से संतुष्ट हो जाती है तो वो केस को सुन सकती है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए जैसे ही पता चले एक्शन लेना ही सबसे अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर सारी मेहनत रंग लाई और कोर्ट ने फैसला हक में दे दिया तो आखिर में होता क्या है, मतलब जीत दिखती कैसी है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है, वो फर्जी रजिस्ट्री रद्दी के कागज बराबर हो जाती है। उसकी कोई कानूनी कीमत नहीं रहती। प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आधिकारिक तौर पर वापस असली मालिक के नाम पर आ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उस धोखेबाज ने प्रॉपर्टी को आगे किसी और को बेच दिया था, तो वो बिक्री भी अपने आप अवैध हो जाती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि कानून में अपना हक वापस पाने का रास्ता मौजूद है। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। कानून जानना तो पहला कदम है, पर क्या हमारी कानूनी व्यवस्था इतनी आसान और सुलभ है कि एक आम इंसान इस लंबी और महंगी लड़ाई को आसानी से लड़ सके? इस पर सोचिएगा जरूर। हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप संपत्ति से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं, चाहे वो घर हो, अपार्टमेंट हो या निवेश, तो नियो एक्सेल आपको सही जानकारी, कानूनी स्पष्टता और ईमानदार मार्गदर्शन प्रदान करता है। यदि आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो अवश्य करें। यदि आप लखनऊ में घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं या लखनऊ में किसी अपार्टमेंट या प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया गूगल फॉर्म अवश्य भरें। लखनऊ में मौजूद हमारी टीम आपसे शीघ्र ही संपर्क करेगी।